हाय बच्चों, आपका स्वागत है वैदिक विज्ञान गुरुकुल चैनल पे। आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 5 है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर समांतर श्रेणियां। अर्थमेटिक इसमें जानेंगे हम, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। इसमें आप सीरीज के बारे में समझेंगे, सीरीज किस तरह बनाई जाती है। जैसे कि 1 2 3 4 5, ये क्या एक सीरीज में है, या फिर मैं टू की सीरीज ले लूँ, टू का मल्टीपल वाली सीरीज, 2 2 4 है ना, 2 4 8, 2 3 6 7 है ना, सॉरी 7 नहीं, 8 है ना, और 10। ये क्या हो जाएगी, टू की एक सीरीज बन जाएगी। तो ये सीरीज किस तरह बनती है, इन सीरीज को सॉल्व कैसे करते हैं। मान लो आपको 100 नंबर्स की एक सीरीज दे दी जाए, जो कि क्या हो, तीन की। एग्जाम्पल मान लो आपको दे दिया जाए, डॉट 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 100 वैल्यूज दे दी जाए, तो आप ये 100 वैल्यूज का सम करोगे कैसे, ये सीरीज का आप सम कैसे करोगे। तो ये कैसे निकाला जाता है, इसी चीजों से समझा जाता है और निकाला जाता है। तो हमें कुछ ऐसे फॉर्मूले दिए जाते हैं जिसे हम सम फॉर्मूलाज कहते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इनकी टोटल वैल्यू क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे हमें हर एक वैल्यू को ऐड नहीं करना पड़ेगा। क्या करना नहीं करना पड़ेगा, ऐड नहीं करना पड़ेगा। तो अभी से हम समांतर श्रेणियों के बारे में समझते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या हमें सीखने को मिलता है। आपने इस आपने इस पर अवश्य ध्यान दिया होगा कि प्रकृति में अनेक वस्तुएं एक निश्चित प्रतिरूप पैटर्न का अनुसार करती है। मतलब क्या होता है, एक पैटर्न के रूप में। क्या है, एक पैटर्न के रूप में। जैसे कि सूरजमुखी के फूल की पंखुड़ियां, मधुकोश या मधु छत्ते की छिद्र, एक भुट्टे का दाना, या एक अन्नान अनानास और एक पाइनएप्पल कोन पर सर्पिले इत्यादि। अब हम अपने दैनिक जीवन में आने वाले प्रतिरूप की ओर देखते हैं। रीना ने एक पद के लिए आवेदन किया और उसका चयन हो गया। उसे यह पद 8,000 के मासिक वेतन और 500 वार्षिक वेतन में वृद्धि के साथ किया गया। उसका वेतन रुपए में पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष इत्यादि क्रमश में होगा। पहले वर्ष इतना, दूसरे वर्ष इतना, तीसरे वर्ष इतना, तो चौथे वर्ष क्या होगा, 9,500। तो उसके हर साल कितने बढ़ रहे हैं रुपए, 500 रुपए बढ़ रहे हैं। तो ये क्या, ये पैटर्न्स होते हैं। तो पैटर्न्स इस तरह जाने जाते हैं, इस तरह देखे जाते हैं। जैसे कि भुजाएं 1 2 3 4 मात्रकों वाले वर्गों का एक वर्गों की संख्याएं आकृति में दर्शाई गई है। जैसे कि ये एक है, फिर ये क्या हो, चार हो गए, फिर ये क्या हो गए, 9 हो गए। तो ये किसका पैटर्न बन रहा है, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर। नेक्स्ट क्या बनेगा, 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर यानी कितने स्क्वायर्स होंगे, 16 होंगे। इसमें कितने हैं, 9। तो ये क्या बन रहा है, एक पैटर्न बन रहा है। मतलब हर एक वैल्यू का क्या है, यहाँ पे स्क्वायर किया गया है। और वैल्यू क्या है, नंबर बाय नंबर है, 1 2 3, कोई नंबर बीच में गायब नहीं है। तो यही क्या होते हैं, यह सब क्या होता है, पैटर्न्स होते हैं। अगर हमें कोई अलग से पैटर्न्स दिखाई देते हैं, है ना, और उन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो वही क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो सकता है आपको आगे की क्लास में पढ़ाया जाए या आगे के चैप्टर्स में, पर अभी हम क्या पढ़ेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। इस अध्याय में हम इनमें से एक प्रतिरूप का अध्ययन करेंगे, जिसमें उत्तरोक्त पद अपने से पहले पदों को एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त किए जाते हैं। मतलब जब आप एक वैल्यू को किसी दूसरे वैल्यू से जोड़ोगे तब आपको तीसरी वैल्यू मिलेगी, या फिर इन दोनों के बीच में कोई एक कॉमन डिफरेंस होगा। इस तरह क्या करोगे, आप चीजें फाइंड करोगे। हम यह भी देखेंगे कि इनके एन वे पद या एन क्रमागत पदों के योग किस प्रकार ज्ञात होंगे, मतलब इनका सम किस प्रकार होगा। जैसे कि मुझे कुछ सीरीज दी गई है, कुछ अर्थमेटिक सीरीज। यहाँ पे क्या दिया गया है, 1 2 3 4, यहाँ पे क्या है, 100 70 फिर 40 फिर ये। अब इनमें क्या है, पैटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। कैसे पैटर्न्स है, जब आप क्या करोगे, इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। 2 में एक डिफरेंस 1, 3 में 2 1, फिर 4 में 3 1। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो हर बार क्या हो रहा है, 30 कम हो रहा है इसमें से। 100 में से 70 गया 30, इसमें से गया 30, ये गया 30, फिर और माइनस होंगे। जिस तरह इस तरह दिखाई दे रही है, इसमें क्या हो रहा है, +1 ऐड हो रहा है। मतलब मैं इसमें +1 करूंगा तो -2 आएगा, वापस +1 करूंगा, वापस +1 करूंगा। वैसे इसमें क्या है, इसमें क्या है, 0 कॉमन है। मतलब 3 3 इसमें हमेशा कॉमन वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो इस तरह क्या है, ये जो दिख रहा है हमें, ये क्या होता है, पैटर्न्स होते हैं। जो हमें दिख रहा है 0 आ रहा है, या फिर 30 कम हो रहा है, या फिर माइनस करके 1 आ रहा है, या फिर मुझे एक ऐड करना पड़ रहा है, ये सब क्या होते हैं, पैटर्न्स होते हैं। सूची की प्रत्येक संख्या एक पद कहलाती है। मतलब जितनी भी ये वैल्यूज हैं,
इनको क्या कहा जाता है? टर्म्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टर्म्स कहा जाता है, या फिर पद कहा जाता है। ठीक है, ये हमें याद रखना है क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें कहा जाएगा आपको कि ये इतने टर्म्स हैं, तो टर्म्स या पद कितने होंगे, ये चीजें होंगी। अब उपरोक्त सूचियों में से प्रत्येक में यदि आपको एक पद दिया हो तो क्या आप उसका अगला पद लिख सकते हैं? यदि हाँ, तो आप ऐसा कैसे करेंगे? शायद किसी प्रतिरूप या नियम का अनुसरण करते हुए, मतलब किसी फॉर्मूले या किसी नियम को चूज करते हुए। मान लो आपको दिया गया है एक और बोला गया जो नेक्स्ट वैल्यू होगी उसमें क्या करते जाओ, दो ऐड करते जाओ। जैसे कि 1+2, 1+2 करूंगा तो 3, फिर 3 वापस 2 करूंगा तो 5, फिर क्या करूंगा तो 7। इस तरह क्या होगा, फिर जैसे आप इसको माइनस करोगे तो हमेशा डिफरेंस क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो ऐसे आप किस तरह एक पैटर्न से बना सकते हो एक सीरीज, जैसे कि मैं प्रत्येक पद अपने पिछले पद से एक अधिक है। मतलब जो हमने सीरीज देखी थी 1 2 3, मतलब उससे एक पद क्या है, अधिक है। मतलब अगर मैं सेम नंबर में एक पद अधिक जोड़ते जाऊंगा, इसमें एक जोड़ूंगा तब, इसमें भी एक जोड़ू तब, तो क्या होते जाएगा, नंबर वैल्यू इंक्रीज होते जाएगी। और यही क्या है, ये सारे पद हमने देखे कि पद किस तरह अलग अलग दिखाए जा रहे हैं, उन्हें विभाजित किया जा रहा है। उपरोक्त सूचियों में प्रत्येक हम देखते हैं कि उत्तरोक्त पदों को इनसे पहले पदों में एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। मतलब कोई एक डेफिनेट वैल्यू जोड़ के आप उसकी नेक्स्ट वैल्यू क्या कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। संख्याओं की ऐसी सूची को यह कहा जाता है कि वह एक समांतर श्रेणी है। मतलब उसको क्या कहा जाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बट जब आप क्या करोगे, एक वैल्यू में उसकी अगली वैल्यू क्या करोगे, जोड़ दोगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, वो क्या मिलेगी आपको, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मिलती है। अतः समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। मतलब हर एक वैल्यू में एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ वैल्यू जोड़ने पर मिलता है, जो कि हम पिछले एग्जाम्पल देख चुके हैं। यह निश्चित संख्या एपी का सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस कहलाता है। मतलब अगर आप किसी भी इक्वेशन में कोई एक डेफिनेट नंबर जोड़ रहे हो तो वो क्या होता है, उसको कॉमन डिफरेंस होता है। जैसे कि मान लो हो गया इनमें 1 2 3 4 5, इसमें मैं कितने जोड़ूंगा तो 2 आ जाए, फिर इसमें जोड़ूंगा तो 1, फिर मतलब कितने प्लस कर रहा हूं मैं, 1 प्लस कर रहा हूं। तो जो वैल्यू मैं प्लस कर रहा हूं उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पे, 1 है। तो क्या कहा जाता है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 1 होगा। यह सार्वंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। मतलब कुछ भी हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, या जीरो भी हो सकता है। आइए एक एपी के पहले पद A1, दूसरे पद A2 और nवे पद तक सर अब देखो तथा सार को D से व्यक्त करेंगे। मतलब देखो, आप जब फर्स्ट टर्म होगी उसको A1 से रिप्रेजेंट करोगे, सेकेंड टर्म को A2 से, थर्ड टर्म को A3 से, और nth टर्म को किससे करोगे, n से रिप्रेजेंट करोगे। एन टर्म यानी सबसे लास्ट वाली टर्म। और जो कॉमन डिफरेंस है, यानी कॉमन डिफरेंस जो डिफरेंस है उसको आप डी से रिप्रेजेंट करोगे। ऐसे रिप्रेजेंटेशन से हम क्या बनाएंगे, एक फॉर्मूला बनाएंगे जिससे हम आगे की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब कॉमन डिफरेंस यानी होता क्या है, कॉमन डिफरेंस आप निकालोगे कैसे, जब भी आप A2 वैल्यू से A1 वैल्यू माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, D मिलेगा। या फिर आप A4 से A3 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, D मिलेगा। मतलब AN प्लस AN-1 वैल्यू से। अब n की जगह आप कुछ भी रख दो, कुछ भी रख दो। जैसे कि A अगर मैं 100 वैल्यू में से A 100-1 यानी 99 वाली वैल्यू माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। तो क्यों क्यों ऐसा क्यों होगा, हम मैं कोई सी वैल्यू कैसे माइनस करके डिफाइन कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या होता है, सेम होता है। कॉमन डिफरेंस बदलता नहीं है अर्थमेटिक सीरीज में। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कॉमन डिफरेंस फाइंड करना चाहूँ तो 148-1 क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी डी कितना है, 1 है यहाँ पे। मतलब 148-147 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मुझे क्या मिलेगा, कॉमन डिफरेंस 1 मिल जाएगा। वैसे अगर इसमें से फाइंड करना चाहो तो इसमें से भी फाइंड कर सकता हूँ, है ना। तो इस तरह क्या फाइंड कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस हम फाइंड कर सकते हैं। यह आपके अभ्यास के लिए छोड़ा जा रहा है कि आप स्पष्ट करें कि उपरोक्त प्रत्येक सूची में एपी क्यों है। आप यह देख सकते हैं कि ए प्लस डी, A+2D, A+3D एक समांतर श्रेणी को निरूपित
करती है जहां ए पहला पद है, डी सार्वंतर है और एपी का व्यापक रूप जनरल फॉर्म है। ये क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक जनरल फॉर्म है। मतलब ए की कुछ वैल्यू है तो ए प्लस डी यानी डिफरेंस जो होगा ए प्लस 2d ए प्लस 3d। अब जैसे ही आप इक्वेशन में ए और डी की वैल्यू रखते हो, जैसे कि मान लो ए की वैल्यू है 1 है ना और डी की वैल्यू है 2, तो 1 प्लस 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, 1 प्लस 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और 1 5। इस तरह क्या मिलेगी आपको, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मिलेगी। तो ये क्या होता है, एक अर्थमेटिक सीरीज होती है जिसको आप इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो। ध्यान दीजिए कि उपरोक्त उदाहरण से ए से ई में पदों की संख्या फाइनाइट है, ऐसी एपी को परिमित एपी कहते हैं, यानी फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। आप यह भी देख सकते हैं कि इनमें से प्रत्येक एपी का एक अंतिम पद है। ठीक है, देखो पहले तो एक फाइनाइट परिमित, फाइनाइट परिमित क्या होगा, ए से ई में क्या है, सारी क्या है फाइनाइट अर्थमेटिक इक्वेशन है। जो भी लास्ट टर्म हो, जो भी आखिरी वैल्यू होगी, मान लो कोई वैल्यू है जिसका यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे 99 से खत्म हो रही है, तो 99 क्या है, इसकी लास्ट टर्म है। क्या वो इसकी लास्ट टर्म होगी, अरे मत, नहीं 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 चाहिए, 99 क्या होगी, इसकी लास्ट टर्म होगी, जिसको आप nth टर्म भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो आप इसको, nth टर्म भी कह सकते हो। ये आगे और आपको पता लगेगा ऐसा क्यों कहते हैं और किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस अनुच्छेद के उदाहरण 1 से 5 में दी हुई एपी परिमित एपी नहीं है, ये इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। मतलब अगर आपको कहीं ऐसी इक्वेशन दी जाए या ऐसी सीरीज दी जाए 1 2 3 डॉट 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 डॉट, तो ये क्या एक इनफाइनाइट सीरीज है, ये क्या हुई, एक इनफाइनाइट सीरीज हुई, है ना। मतलब अगर आपको कोई वैल्यू डॉट डॉट करके दी जा रही तो वो क्या एक इनफाइनाइट सीरीज कहलाती है। तो इस तरह हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिली कि हम फर्स्ट टर्म क्या होती है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है और बाकी चीजें क्या होती है। जैसे कि अगर मैं इस इक्वेशन में फाइंड करूं, फर्स्ट टर्म क्या होगी a1 यहाँ पे 6, सेकेंड टर्म क्या होगी 9 होगी। मुझे फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म क्यों डिनोट करना है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आगे जाके जब फॉर्मूले सीखेंगे तो इन्हीं चीजों का यूज होगा। और अगर मैं इसमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना चाहूँ तो 9 माइनस 6 यानी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस कितना है 3 है। तो इस तरह क्या कर सकता हूँ मैं, फाइंड कर सकता हूँ। और ये क्या है, इनफाइनाइट सीरीज है। इस तरह वैल्यूज आप फाइंड कर सकते हैं और चीजों को निकाल सकते हैं। तो हमने पता लगा लिया कॉमन डिफरेंस किस तरह निकालते हैं, वैल्यूज किस तरह सॉल्व करते हैं और फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म किस तरह आप डिनोट कर सकते हैं या देख सकते हैं। अब जैसे कि कोई सीरीज दी गई है 6 3 0, है ना। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या होगी 6 होगी और सेकेंड टर्म क्या होगी यहाँ पे 3 होगी। और जैसे ही मैं a2 माइनस a1 करूंगा तो मुझे मिल जाएगी 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। तो 3 क्या हो गया यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस हो गया है। सॉरी 3 माइनस 6 होगा, 3 माइनस 6 तो हो जाएगा माइनस का 3 क्या हो जाएगा, इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। अतः यह भी एक एपी है जिसका प्रथम पद 6 है और सार्व अंतर क्या है डी है। मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो वो है वो क्या है, डी है, कॉमन डिफरेंस। तो इस तरह क्या कर सकते हैं, हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं। जहां कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला मैंने एक और बताया था, तो ये एक और है, डी इक्वल टू ए के प्लस 1 माइनस ए के। मतलब के की जो वैल्यू आएगी उसकी के बाय प्लस 1 करोगे तो क्या होगा, वो आप उससे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की वैल्यू, मतलब सॉरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आप डी की वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे कि अगर मान लो ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसमें जो फर्स्ट टर्म होगी वो होगी 3/2, a1 a2 जो होगा वो होगा 1/2। और अगर मैं डी फाइंड करूं तो a2 माइनस a1 यानी 1/2 माइनस 3/2, तो हो जाएगा 2 कॉमन, 3 में से एक गया माइनस का 2 2, तो -1 क्या हो जाएगा, इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो इस तरह क्या निकाल सकते हैं हम, किसी भी इक्वेशन का वैल्यूज कॉमन डिफरेंस और बाकी फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म प्राप्त कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। तो हमें क्या मिली, कॉमन डिफरेंस से रिलेटेड चीजें मिली, हमें इक्वेशंस भी मिल गए जैसे कि हमने देखा। अब हम देखेंगे एपी का nthवा पद। मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं।
nth टर्म यानी nth पद कैसे प्राप्त करते हैं। आइए अनुच्छेद 5.8 में दी गई स्थिति को पुनः विचार करें और 800 प्लस, देखो वो लड़की को कितना मिल रहा था, 8000 वेतन मिल रहा था प्लस 500 रुपए हर साल जोड़े जाते थे। तो अगर हम देखें कि पहले साल उसको 8500 मिलेंगे, दूसरे साल उसको दूसरे साल उसको 8500 मिलेंगे, तीसरे साल उसको मिलेंगे 9000, चौथे वर्ष उसको मिलेंगे 9500, पांचवें वर्ष मिलेंगे उसको 10000। तो इस तरह क्या उसकी सीरीज बढ़ती जाएगी, 8000, 8500, 9000, 9500, 10000। अब मुझे nth टर्म फाइंड करनी है, तो मैं किस प्रकार करूंगा। nth टर्म से आप जैसे ही आप nth टर्म निकालते हो या nth टर्म का फॉर्मूला लगाओगे तो आपको कोई सी भी टर्म फाइंड कर सकते हो। ये कैसे पता लगेगा हम आगे देखेंगे। जैसे कि तो ये जो सीरीज है ये एपी बना रही है, एपी यानी उसका जो डिफरेंस है वो क्या है, कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होगा, कॉमन डिफरेंस सेम है। तो जैसे कि हमने देखा कि 14 वर्ष के लिए उसका वेतन कितना हो जाएगा, 8000 प्लस 13 बार 500 प्लस करोगे प्लस 500 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 14वें वर्ष का क्या मिल जाएगा आपको, वेतन पता लग जाएगा। और 25वें वर्ष का फाइंड करना है तो वो वाला वेतन भी पता लग जाएगा। तो इससे हमने एक फॉर्मूला निकाला, प्रथम वेतन प्लस 25 माइनस 1 इंटू वार्षिक वेतन। अगर वृद्धि, वार्षिक वेतन में वृद्धि कितनी होगी, 500, तो हमें उसकी वैल्यू मिल सकती है। तो हम इससे एक फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं जो कि होगा nth टर्म फॉर्मूला। इस प्रतिरूप को देखते हुए हम कह सकते हैं कि nthवा पद ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इक्वल टू डी होता है। मतलब nth टर्म अगर मुझे फाइंड करनी है तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी करूंगा तो मुझे n टर्म फाइंड हो जाएगी। अब मैंने कहा था कि nth टर्म का फॉर्मूले से आप कोई सी भी टर्म निकाल सकते हो। एग्जाम्पल, मुझे निकालनी है किसी की 26वीं टर्म, तो n की जगह क्या रखूंगा मैं, 26। a की वैल्यू जो भी हो, मान लो a की कोई वैल्यू रखी, n की जगह मैं रखूंगा 26 माइनस वन इंटू डी की जो वैल्यू, और इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे a की 26वीं जो वैल्यू है वो मुझे क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह क्या निकाल सकते हैं हम, किसी की भी एन टर्म या कोई सी भी टर्म हम निकाल सकते हैं किसके, एन टर्म के फॉर्मूले से। ए एन को एपी का व्यापक पद यानी जनरल टर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जनरल टर्म भी कहा जाता है। यदि एपी में एम पद है तो ए एम इसके अंतिम पद के को निरूपित करता है। मतलब मान लो जा रहा है और कहां तक जा रहा है, एम तक जा रहा है, तो एम क्या है, इसका अंतिम पद है, तो इसको ए एम लिखेंगे, है ना। जैसे कि मान लो 1 2 3 और ये जा रहा है 98 तक, तो ए 98 क्या होगा, इसकी 98 वाली टर्म होगी। ठीक है, तो इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसे कि ये इक्वेशन है, अगर मुझे इसमें एन टर्म फाइंड करनी है, जैसे कि 2 7 12 है ना, इसका 10वां पद मुझे ज्ञात करना है, तो मुझे पता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे ए जो है फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है, 2 है, डी जो है वो कितना है, 7 में से 2 गया तो डी मिल जाएगा मुझे 5, है ना। तो अब मैं क्या रखूंगा, इसमें वैल्यू रख दूंगा, तो ए एन की जगह क्या रखता हूं मैं, 10 रखूंगा, ए की जगह मैं रखूंगा 2 प्लस एन की जगह रखूंगा मैं 10 माइनस वन इक्वल टू डी की जगह रखूंगा मैं 5। तो 2 9 इंटू 5 45 47। मतलब जब आप इसकी 10th टर्म देखोगे तो वो हमेशा क्या आएगी, 47 आएगी। जब भी आप इसको 10 टर्म में कैलकुलेट करोगे तो 10th टर्म क्या आएगी, 10th वाली जो पद है, 10वां जो पद है वो हमेशा आएगा 47। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लो ये इक्वेशन है, एपी की एक इक्वेशन देख रहे हैं, कौन सा पद -81 होगा, मतलब आपको वैल्यू दे के रखिए कौन सा पद होगा ये, मतलब ए एन आपको दे के रखा है पर ये इसका एन जो है, मतलब ये कौन सा पद होगा ये आपको नहीं पता है। तो आप कैसे फाइंड करोगे, आपको ए एन की वैल्यू -81 दे के रखी, ए की वैल्यू है 21 और डी जो है वो होगा 18 माइनस 21। क्या होगा, 18 माइनस 21। तो 18 माइनस 21 क्या होगा, 3 होगा, साइन किसका आएगा, माइनस का। तो डी क्या मुझे मिला, -3। अब मैं अगर फॉर्मूला देखूँ तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन की वैल्यू क्या है, -81, ए की वैल्यू क्या है 21, एन की वैल्यू क्या है मुझे नहीं पता, एन की वैल्यू तो मुझे फाइंड करनी है, एन की वैल्यू ही तो मुझे फाइंड करनी है। मुझे तो ए एन टर्म दे के रखी है, वो कौन सा पद है वो तो दे के रखा है पर उसका जो नंबर है वो मुझे नहीं पता है। अब अगर मैं डी की वैल्यू रखूँ तो क्या हो जाएगा, -3। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, -81, 21 इधर आ जाएगा,
अगर मैं इसको 3 को इधर ला लूँ तो हो जाएगा माइनस का 3n प्लस का 3, ठीक है। अगर मैं प्लस 3 को भी इधर ला लेता हूँ तो माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3n। सही है ना, सही करा है मैंने, माइनस का 3 इधर ला लिया, इसको प्लस कर दिया। अब इसको क्या करूंगा, मैं सॉल्व करूंगा। तो माइनस माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 और 1 4 और 1 5 हो जाएगा, 8 2 10 यानी 105 इक्वल टू माइनस का 3n। अब मैं क्या करूंगा, 105 अपॉन n डिवाइडेड बाय माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, मतलब n इक्वल टू क्या है, 35 है। मतलब जब आप इसको बढ़ाते जाओगे और 35th टर्म तक आओगे, 35वीं टर्म तक आओगे या 35वें पद तक आओगे, तो आपको -81 वैल्यू मिलेगी, जो कि हमें ये मिल गया। तो हम इस तरह क्या कर सकते हैं, टर्म्स की वैल्यू और टर्म्स का नंबर भी क्या कर सकते हैं, हम डिफाइन कर सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं। हम यह जानना चाहें कि क्या कोई n ऐसा है कि a n इक्वल टू 0, यदि ऐसा कोई n है तो अर्थात 21n-1 3n-1 n इक्वल टू n, मतलब इसने बोला है कि कोई ऐसा टर्म है जिसका a n क्या हो 0, मतलब 0 क्या होना चाहिए, a n की वैल्यू क्या होना चाहिए 0, तो a n a प्लस n-1 इक्वल टू d, तो ये क्या है 0, a की वैल्यू मैंने रखी 21 प्लस n-1 और ये हो जाएगा माइनस का 3। और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे n इक्वल टू कितना मिलता है, 18th मिलता है, सॉरी 8 मिलता है। तो मतलब 8th टर्म पे क्या होगा, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। तो मुझे इसमें क्या क्या पता लगा इन टर्म से, कि मैं कोई सी भी पद फाइंड कर सकता हूँ, वो पहले नंबर पे हो, दूसरे नंबर पे हो, 100वें नंबर पे हो या 1000वें नंबर पे हो, बस मुझे फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। या फिर मैं एन भी फाइंड कर सकता हूं, मतलब अगर मुझे कोई वैल्यू दिख रखी है जैसे कि 4500, तो 4500 कौन से पद पर आएगा उस सीरीज में, वो भी मैं क्या कर सकता हूं, फाइंड कर सकता हूं। अब हम आगे देखते हैं, वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है और सातवां पद 9 है, ठीक है। मतलब तीसरा पद क्या है, 5 है, तीसरा पद यानी एन जो है 3 है ना, और पद क्या है उसका 5 है, यानी टर्म क्या है 5, यानी A5 कितना है 5, है ना। वैसे ही जो सातवां जो पद है, वो जो पद होगा वो क्या होगा, A7 क्या होगा 9 होगा। मतलब जब आप सीरीज जमाओगे तो पांचवें तीसवें नंबर पे 5 आएगा और सातवें नंबर पे ये आएगा। तो हम इसको सॉल्व किस तरह करेंगे, अब देखो हमें अब ए और डी फाइंड करना है, तो मैं ए एन की वैल्यू देखूं तो ए प्लस n-1 इक्वल टू डी, है ना। ए 3 इक्वल टू ए मुझे नहीं पता, n क्या है यहाँ पे 3 है, -1 और d, ठीक है। मुझे A3 पता है, A3 क्या है मेरा 5 है मुझे पता है, सॉरी A3 है यहाँ पे, A3 कितना है और ये A7 है। A3 कितना है, मुझे 5 मिला, तो A प्लस 3 में से एक गई, कितना बचा 2D, तो ये मुझे एक इक्वेशन मिल जाएगी। वैसे ही मैं एक और इक्वेशन बना लूंगा, 9 इक्वल टू A प्लस 6D, तो मुझे क्या मिल जाएगी, ये दो इक्वेशन मिल जाएगी। अब मुझे अगर फाइंड करना है A और D की वैल्यू, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, प्लस माइनस कर सकता हूँ। कैसे, जैसे कि मुझे ये दो इक्वेशन मिली, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर दूं, मतलब a प्लस 2d प्लस, और प्लस जब होगा ना तो ये वाली साइड इससे प्लस होगी और ये वाली साइड इससे प्लस होगी। कैसे, a प्लस 2d, सॉरी माइनस कर दूं, क्योंकि प्लस करूंगा तो मुझे वैल्यू नहीं मिलेगी, माइनस करने में मिलेगी। तो ये मैंने प्लस करा, a प्लस 6d से मैंने इसको माइनस कर दिया, मतलब 5 में से 9 क्या कर दिया मैंने, माइनस कर दिया। अब a प्लस 2d माइनस माइनस करा मैंने, a माइनस 6d इक्वल टू 5 में से 9 गया, a से ये कैंसिल, प्लस माइनस माइनस तो कितना हो जाएगा 4d, माइनस का जो ये बड़ा है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, d की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। मतलब d क्या मिला मुझे, 1 मिला। अब d की वैल्यू अगर 1 मिल गई तो मैं किसी पे भी रख के फाइंड कर सकता हूँ। कैसे, जैसे कि ये 2 इंटू 1 इक्वल टू 5, तो a इक्वल टू 5 में से 2 गया इक्वल टू 3, यानी ए कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो मुझे ए की वैल्यू भी मिल गई और मुझे डी की वैल्यू भी प्राप्त हो गई। तो इस तरह क्या कर सकता हूं, मैं किसी की भी वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। क्या संख्याओं की सूची का कोई पद 301 है, क्यों, हम प्राप्त, देखो अब हमें देखना है कि क्या कोई सा भी पद 301 होगा या नहीं होगा।
तो हम सबसे पहले डी देखेंगे, तो डी क्या है यहाँ पे 6 है, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है यहाँ पे 6 आ रहा है, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 5 है। तो अगर मुझे पद फाइंड कर, कोई पद 301 है, मतलब 301 कोई पद है क्या इसका, तो 301 रखूंगा मैं, ए की वैल्यू 5 प्लस n-1 इक्वल टू डी, डी की वैल्यू क्या आ रही है, डी की वैल्यू आ रही है 6। तो 301, 5 इधर आया, माइनस का 5 इक्वल टू n-1 और 6, ठीक है। अब अगर मैं इसको और सॉल्व करूँ तो 6 माइनस 6, 6n-6, 6 को इधर ला लिया मैंने, और जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगी, फ्रैक्शनल वाली वैल्यू मिल रही है, परंतु n एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, अतः 301 संख्या की दी गई सूची का पद नहीं है, मतलब ये क्या है, इसकी वैल्यू नहीं है, क्या है ये, इसकी वैल्यू नहीं है, मतलब 301 क्या है, उस सीरीज की संख्या नहीं है। तो इस तरह क्या कर सकते हैं हम, कोई भी वैल्यू की संख्या निकाल सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। दो अंकों वाली संख्या, दो अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, मतलब आपको दो नंबर वाली कितनी वैल्यूज हैं जो क्या है 3 से डिवाइडेड होंगी। तो 3 से विभाज्य होने वाली दो संख्याओं को संख्या की सूची है, देखो 12, 15, 18 और 99, कितनी वैल्यूज हैं, इतनी वैल्यूज होंगी। 1 से 100 के बीच में, मतलब दो नंबर की वैल्यूज कितनी होंगी, इतनी मेरे को पता है, बीच वाली वैल्यूज मान लो मेरे को नहीं पता है ना, मुझे पर लास्ट वाली वैल्यू पता है और स्टार्टिंग वाली दो वैल्यू पता है। यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, बी A1 सॉरी 12 हो जाएगा, A2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 15 हो जाएगा, D क्या हो जाएगा यहाँ पे 15 माइनस 12 इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब अगर मुझे देखो an अगर मुझे मिला तो a मुझे nth टर्म में मिली हुई है, nth जो टर्म है वो कितनी है 99 है, ठीक है। अब अगर मुझे कोई सी बीच की वैल्यू फाइंड करने का बोला उसने, मतलब देखो nth टर्म में मिली हुई है, पर अगर मुझे नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है कि नंबर ऑफ टर्म्स है कितनी, है ना, मतलब मुझे सॉरी सॉरी, तो दो अंकों की संख्या कितनी 3 से विभाज्य होगी, तो मुझे पता है कि 12, 15 तो मुझे पता रहेगा, 99 भी मुझे पता है, क्योंकि क्या है इजी टू अंडरस्टैंड है। मुझे पता है कि ए एन पे जो नंबर है वो है 99, A1 पे जो नंबर है वो है 12, A2 पे जो नंबर है वो है 15 और A3 पे 18, D जो है वो है 3। तो अब मैं क्या करूंगा, इससे n की वैल्यू निकाल लूंगा, तो मुझे 99 वैल्यू मिल जाएगी। कैसे, मान लो मैं nth टर्म ही ले रहा हूँ, nth टर्म यानी ये वाली टर्म a प्लस n-1 इक्वल टू डी, क्योंकि मुझे इसी का नंबर फाइंड करना है, ये कौन से नंबर पर है, तो 99 इक्वल टू a 12 प्लस n-1, और d कितना है यहाँ पे 3, तो 12 3 माइनस 3, 3 का अंदर मल्टीप्लाई होगा 3n-3, 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस 3n-99, जब 99 इधर आएगा तो 9 माइनस होगा तो कितना बचेगा 90 बचेगा, इक्वल टू 3n, 3 से ये डिवाइड होगा तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 30, मतलब 30 नंबर्स ऐसे होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे, मतलब कितनी वैल्यूज होंगी 30 वैल्यूज होंगी, कितनी वैल्यूज होंगी 30 वैल्यूज होंगी। अगर मान लो मैं ऐसी वैल्यूज डिफाइन, चलो हमने 3 वैल्यू फाइंड करी, अगर हम इसको कर दें 2 से चेंज, मतलब ऐसी वैल्यू जो 2 से विभाजित होती, तो कौन कौन सी वैल्यू है, 2 है, 2 दूनी 4 है, फिर 6 है, लास्ट वैल्यू क्या होगी 98 होगी, जो क्या हो सकती है 2 से डिवाइड हो सकती है। तो मुझे नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है जो 2 से डिवाइड होगी, तो देखो a जो है वो है 2, A1, A2 जो है वो है 4, तो d क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और an क्या हो जाएगा 98 हो जाएगा। तो मैं फाइंड कर लूंगा 98 इक्वल टू a 2 प्लस n-1, और d कितना है, d है यहाँ पे 2, तो 2 प्लस n माइनस 2 अंदर आया। अगर अब देखो मैं दो की वैल्यू ढूंढूं, तो दो की ऐसी वैल्यू जो दो नंबर से डिवाइड, मतलब ऐसी दो नंबर की वैल्यू जो 2 से डिवाइड होगी, तो कैसे 10, 10 हो जाएगा 2 से डिवाइड, हाँ हो जाएगा, 12 हो जाएगा और 98 हो जाएगा, है ना, 2 5 10 होता है क्योंकि, तो मतलब a कितना हुआ 10 हुआ, d क्या हुआ 2 हुआ, और a2 क्या हुआ 12 हुआ, और an क्या हुआ 98 हुआ, तो 98 इक्वल टू a क्या होगा, a1 होगा 10 प्लस n-1, d कितना होगा 2। मैं इसको इधर ला लूँ तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएंगे माइनस के, और ये हो जाएगा 2n-2, ठीक है। 98 माइनस
10 कितना होगा 80, 88 माइनस, अब ये प्लस को दो इधर ला लो तो हो जाएगा 2n। ठीक है, दो को इधर लाया मैंने तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 88 प्लस दो कितना होता है, 90 होता है। डिवाइड करूंगा तो मतलब मुझे 45 नंबर्स ऐसे मिलेंगे, मतलब ये कौन सी है 45th टर्म है, मतलब मुझे 45 वैल्यू ऐसी मिलेगी जो किससे डिविजिबल हो जाएगी, 2 से डिविजिबल हो जाएगी, वो भी दो नंबर वाली, मतलब उसके नंबर संख्या क्या होना चाहिए, दो होना चाहिए। तो मतलब 10 से लेके 98 के बीच में 45 ऐसी वैल्यूज आएंगी जो दो से डिविजिबल होंगी। तो इस तरह क्या कर सकते हैं हम, कोई भी वैल्यू किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि का अंतिम पद से प्रथम पद की और 11वां पद ज्ञात कीजिए, मतलब आपको इसमें से माइनस होते होते कम होते होते क्या करना है, 11वां पद ज्ञात करना है, 11वां पद। तो अब आप क्या करोगे, देखो इसके लिए एक और फॉर्मूला यूज किया जाता है जिसे कहते हैं एल प्लस एन माइनस वन इक्वल टू डी। एल यानी लास्ट टर्म है, तो अब लास्ट टर्म क्या होगी 62, तो लास्ट टर्म आप रख दोगे, ए की वैल्यू रख दोगे जो कि है 10, एन माइनस वन आपको पता नहीं क्योंकि नंबर ऑफ वैल्यूज फाइंड करनी है, और डी क्या है आप फाइंड कर लोगे। तो एन यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 25 मिलेगा, मतलब यहाँ पे कुल पदों की संख्या क्या है 25 है ना, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है यहाँ पे 25 है। तो अब अंतिम पद से 11वां पद एपी का 15वां पद होगा, मतलब आप लास्ट से अगर 11 माइनस कर दोगे, मतलब 25 में से 11 माइनस कर दिए, 11वां पद सॉरी माइनस कर दिया, तो कौन सा पद आएगा 25वां पद होगा, वो 15वां पद होगा सॉरी। तो अगर आपको 15वां पद फाइंड करना है तो A15 से आप क्या कर सकते हो, कोई सी वैल्यू निकाल सकते हो जो क्या होगी -32 होगी। ठीक है, तो 15वां पद क्या होगा, 15वां पद पता कैसे करा, जैसे कि आप मान लो आप इस तरह नहीं माइनस करोगे, 15 माइनस 4, क्या करना है आपको 11वां पद फाइंड करना है, मतलब 11वीं पोजीशन पे कौन है। मान लो आप अगर 25 पोजीशन पे देखते हो तो 25 से जब आप एक दो ऐसे पीछे पीछे काउंट करोगे तो नंबर कौन सा आएगा 15वां, इसलिए आपको 15वां पद फाइंड करना है ना। अगर आपको अल्टरनेट दूसरे तरीके से फाइंड करना है तो आप तो भी फाइंड कर सकते हो, कैसे, आप यहाँ पे 11वां पद देख सकते हो, 11वां पद क्या होगा, यहाँ पे ए की वैल्यू आप -62 ले लो और वैल्यूज यहाँ पे रख दो तो आपको क्या मिल जाएगी, तो भी -32 मिल जाएगा, मतलब सेम तरीका है, पर आपने क्या कर दिया सीरीज को उल्टा कर दिया, है ना, मतलब 62 को क्या ले लिया आपने, फर्स्ट टर्म ले लिया, है ना, और तब क्या करोगे आप सॉल्व कर सकते हो। पर यहाँ पे दो फॉर्मूले, ऑफकोर्स आपको दो तरीके से कोई भी चीज सॉल्व की जा सकती है, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास दो तरीके हैं, आपको जो सही लगे आप क्या कर सकते हो, उसका उपयोग या उसका यूज कर सकते हो। अब 1000 की एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है, प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए, क्या ये ब्याज एपी बनाते हैं, यदि ऐसा है तो इसके तथ्य प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज ज्ञात करना है। देखो ब्याज कितना लग रहा है 8% लग रहा है, धनराशि का 8% वार्षिक साधारण ब्याज लग रहा है। अब अगर वो एपी बना रहा है तो आपको 30 वर्षों बाद फाइंड करनी है। तो देखो अगर मैं साधारण ब्याज फाइंड करूं तो पीआरटी इंटू 100 तो क्या हो जाएगा 80 रुपये हो जाएगा, है ना। दूसरे वर्ष का ब्याज क्या है 60, 160, तीसरे वर्ष का ये, तो एक सीरीज बन जाएगी जो कि सीरीज क्या बन रही है 80 इंटू 160 इंटू 240। अगर मैं इसका डिफरेंस फाइंड करूं तो मुझे अंतर कितने का आ रहा है 80 का आ रहा है, मतलब ये क्या है एक अर्थमेटिक सीरीज है। तो अगर मुझे 30 वर्ष का फाइंड करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 80 है, डी की वैल्यू क्या है मेरे पास वो भी मेरे पास 80 है, एन की वैल्यू क्या है मेरे पास 30 है, तो मैं फाइंड कर सकता हूँ ए एन इक्वल टू 80 प्लस 30 माइनस 1 इंटू 80, 80 प्लस 29 इंटू 80। अब 29 इंटू 80 करूंगा तो जो भी वैल्यू आएगी तो 2400 रुपये क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, मतलब 2400 रुपये क्या देने पड़ेंगे, 2400 रुपये का ब्याज उसको 30वें साल पे देना पड़ेगा। तो इस तरह क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज से अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन सकती है तो हम किसी भी चीज से 30 साल बाद या 40 साल बाद क्या उसका ब्याज लग रहा है वो हम फाइंड कर सकते हैं। अब फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 और तीसरी पंक्ति में 19, अंतिम उसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं, तो कुल क्यारियां कितनी होगी, जैसे कि पहली में
पहले में कितने हैं, देखो 23 है, दूसरे में कितने हैं 21 है, तीसरे में 19 है, और लास्ट जो टर्म है उसमें कितने हैं 5 है। मतलब जो A1 है वो है 23, A2 जो है वो है 21, AN जो है वो है 5। मुझे n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर AN इक्वल टू A प्लस N माइनस वन इक्वल टू D, तो डिफरेंस क्या होगा सबसे पहले मुझे वो निकालना है। तो 21 माइनस 23, सॉरी इधर करें, अगर हम 21 माइनस 23 का अगर हम टर्म निकाले तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, मतलब D कितना है माइनस का 2। तो A की वैल्यू क्या मिली मुझे, A की वैल्यू मुझे मिली 23, N माइनस वन और माइनस का 2, और AN की वैल्यू है 5। तो 5 माइनस 23 इक्वल टू माइनस का 2n प्लस का 2, 2 इधर आ जाएगा तो प्लस 3 माइनस का 2 इक्वल टू माइनस का 2n। 23 प्लस 2 25, 25 माइनस 2 20, यानी माइनस का 20 आ जाएगा इक्वल टू माइनस का 2n। मतलब जो पांचवी कैरी होगी, पांचवी जो होगी वो कितने, पांच जो गुलाब होंगे वो उसकी कितनी पंक्तियां होंगी, हाँ सॉरी, तो कितनी पंक्तियां होंगी उसमें, 10 पंक्तियां होंगी। मतलब कितने सीरीज बन जाएगी इसमें, 10 टर्म्स होंगे। कितने टर्म्स होंगे इसमें, 10 पद होंगे। तो इस तरह क्या निकाल सकते हैं हम, किसी भी वैल्यू का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से चीजें हम फाइंड कर सकते हैं और ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों के रिक्त बॉक्सेस को पदों को ज्ञात कीजिए। मतलब मुझे क्या करना है, इनके पदों को ज्ञात करना है। तो देखो, मुझे यहाँ पे ऐसी वैल्यू रखनी है जो कि क्या आ जाए, 26 से क्या हो, कम हो। ऑफ कोर्स 26 से तो कम ही होगी, 26 से कम हो और 2 से क्या हो, ज्यादा हो। और दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ऐसी कौन सी वैल्यू रख सकता हूं जिसका क्या हो, डिफरेंस सेम हो। देखो यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूले से सॉल्व करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। मान लो ए मैं मान लेता हूँ 26, तो 26 ए मान लेता हूँ 2, मुझे एन जो टर्म है वो है 3 टर्म, और डी मुझे फाइंड करना है। तो 26 इक्वल टू 2 प्लस ये हो जाएगा 2D, 26 में से 2 गया बचा 24 इक्वल टू 2D। मतलब क्या आ जाएगा 12, डिफरेंस क्या आएगा 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, है ना। इस तरह क्या कर सकते हो आप, फाइंड कर सकते हो और कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। या फिर आप नॉर्मली कैलकुलेशन भी यूज कर सकते हो और उनका सॉल्व कर सकते हो। ये वर्ड प्रॉब्लम है, हम ये आगे की क्लासेस में देखेंगे और आगे किस तरह सॉल्व करता है वो उस टाइम पे देखेंगे। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एपी का प्रथम एन पदों का योग। मतलब जो फर्स्ट एन टर्म्स होंगी, ए वन ए टू और ए एन तक, इनका जो सम होगा वो कितना होगा। मतलब अगर मैं ए वन प्लस ए टू प्लस डॉट 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 प्लस ए एन करूं तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो क्या करेंगे हम, सम वाले फॉर्मूले से फाइंड करेंगे या फिर सम ऑफ टर्म से फाइंड करेंगे। तो सम ऑफ टर्म किस तरह से प्राप्त किया जाता है वो हम देखेंगे। आइए अनुच्छेद 5.n में दिए गए स्थिति को पुनः विचार करें, जिसमें से शकीला अपने पुत्र की गुल्लक में उसके 1 वर्ष की हो जाने पर 100 रुपए डालती है। मतलब जब वो 1 वर्ष का हो जाता है तो 100 रुपए डालती है, दूसरे वर्ष में 150 रुपए, तीसरे वर्ष में 200 रुपए। मतलब पहले में 100, दूसरे में 150, तीसरे में 200, तो चौथे में क्या होगा 250 होगा, है ना। डालती जाती, तो 21 वर्ष बाद उसके पास कितने पैसे होंगे, 21 वर्ष बाद उसके पास टोटल कितने रुपए हो जाएंगे। यहाँ उसके प्रथम, तीसरे, चौथे जन्म दिवस पर उसकी गुल्लक में डाली जाने वाली राशि 100, 150, 200 और 250 है। अगर अब मुझे 21वीं टर्म मतलब 21वें पद, मतलब तीनों जब 21 साल भरे गए तो जब वो गुल्लक फोड़ेगा तो उसमें से कितने रुपए निकल देंगे वो हमें फाइंड करेंगे। उसके दो तरीके हैं, एक तो ऑफकोर्स आप प्लस कर लो नॉर्मल, जिसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा। दूसरा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या सम ऑफ अर्थमेटिक का क्या लगा लो, और फॉर्मूला लगा लो, जो हम आगे देखेंगे। तो सम ऑफ टर्म्स होता क्या है बेसिकली, देखो, तो सम ऑफ टर्म्स होती है, उसको निकाला कैसे जाता है। अब हम इतनी तकनीक का उपयोग करते हैं, एपी का प्रथम एन पदों का योग ज्ञात करते हैं। तो एपी प्रोग्रेशन किस प्रकार होती है, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, इस प्रकार होती है। इस एपी का एनवा पद ए एन प्लस डी है। मतलब अगर ए एन पद निकालोगे तो आप ये वाली वैल्यू डालोगे, मतलब ये वाला फॉर्मूला होता है जो हम जानते हैं।
अब क्या करेंगे, अगर हम इससे फॉर्मूला निकालना चाहे तो हमें एक फॉर्मूला मिलता है जो होता है s इक्वल टू एन प्लस टू टू एम एन माइनस वन इंटू डी। ये क्या हुआ, सम ऑफ टर्म्स फाइंड करने का फॉर्मूला हुआ। तो मान लो अगर मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व करा, जिस तरह अगर मैं उसको उस तरह सॉल्व करूं तो क्या उसको क्या मिल रहे थे, पहले साल 100 रुपए मिले, दूसरे साल 150, तीसरे साल 200, है ना। और लास्ट टर्म 21वें वर्ष तक उसे कितने सम मिलेंगे, तो मैं 21, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगी, 21 हो जाएंगी, 21/2, 2 × 100, ए की वैल्यू क्या है 100 है, डिफरेंस क्या है यहाँ पे 50 रुपए का है, मतलब हर साल क्या बढ़ रहे हैं उसके 50 रुपए बढ़ रहे हैं। तो 21वीं टर्म मुझे फाइंड कर, मतलब 21 साल बाद कितनी वैल्यू हो जाएगी उसकी, और डी जो है, डी मतलब उसका कॉमन डिफरेंस जो होगा 50। अब मैं जब इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मुझे उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या आ जाएगा, मान लो 2s इक्वल टू 21/2, अंदर बचेगा 200 प्लस 21 में से एक गया तो क्या बचा, 20 बचा, इनटू क्या आएगा, 50 रुपए आएगा। अब अगर 200 प्लस ये हो जाएगा 100 रुपए, ये हो जाएगा 100 रुपए हो जाएगा, है ना, क्योंकि 5 दूने सॉरी 1000 रुपए हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 1000 रुपए हो जाएगा मल्टीप्लाई करके। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 21/2, तो 1200 रुपए हो जाएंगे। अब 1002 को अगर मैं और माइनस करूँ, 2×6 = 12 यानी 600, तो 600 यानी 21 × 600 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 12,600। मतलब उसको 12,600 रुपए कितने वर्ष में इकट्ठे हो जाएंगे, उसके 21 वर्ष में 12,600 रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। अगर वो क्या करे, हर साल उसकी मम्मी उसको 50 रुपए बढ़ा के दे रही है तो। और अगर हमें लास्ट टर्म से फाइंड करना है तो हम इस तरह पे फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म देख रखी है और अगर हमें कॉमन डिफरेंस नहीं देखे रखा है तो हम इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि s n/2 a प्लस एल, जहाँ पे l क्या है यहाँ का, अंतिम यानी लास्ट टर्म है। परिमाण का यह स्वरूप उस स्थिति के उपयोग है जब एपी का प्रथम अंतिम पद दी हो तथा अंतर का आपको नहीं पता हो, मतलब आपको डिफरेंस नहीं पता हो। देखा 12,600 हमने जो निकाला था वो हमें पता लग गया। अब क्या सूत्र के प्रयोग से प्रश्न हल करना सरल नहीं हो गया है। किसी एपी के एन पदों के योग को व्यक्त करने के लिए हम एस के स्थान पर एस एन का भी प्रयोग करते हैं, मतलब एस एन का प्रयोग करते हैं। उदाहरण था एपी के 20वें पदों का योग को व्यक्त करने के लिए हम S20 लिखते हैं, है ना। इस तरह हमें सम को लिखा जाता है। किसी एपी का एनवा पद उसके प्रथम एन पदों के योग को सर्वप्रथम n-1 पदों के योग से अंतर के बराबर है। अर्थात अगर ए एन में फाइंड करूं तो सम ऑफ टर्म्स बाय सम n-1, मतलब मान लो मुझे सम ऑफ 99 टर्म्स पता है, मुझे सम ऑफ 99 टर्म्स पता है ना, और मुझे सम ऑफ ये वाले टर्म्स भी पता है कि क्या है, अगली जो इसके आगे वाले टर्म्स क्या होंगे, 98 होगी। तो मैं इसमें वैल्यू करके लास्ट टर्म क्या निकाल सकता हूँ, फाइंड निकाल सकता हूँ, है ना। तो मान लो नंबर ऑफ टर्म्स लास्ट टर्म कितनी होगी, तो अगर मैं 99 माइनस 98 करूं तो लास्ट टर्म क्या होगी, ऑफकोर्स अभी सॉरी 1 होगी, है ना। तो इस तरह क्या कर सकते हैं हम nth टर्म भी निकाल सकते हैं, वो हम देखेंगे किस तरह होता है, पर अभी क्या कर सकते हैं हम nth टर्म भी निकाल सकते हैं। अब कुछ हम क्वेश्चंस पे विचार करते हैं। जैसे कि एक टर्म है जिसमें हमें दे के रखा है, तो हमें सम ऑफ टर्म्स फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे और हमें वैल्यूज मिल जाएगी। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है ना, मतलब जो 14 टर्म्स है S14 है, उसका सम क्या है 1050, तथा इसका प्रथम पद 10 है और 20वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब इसका जो प्रथम पद है, मतलब ए कितना है, वो कितना है 10 है, तो आपको क्या करना है, आपको इसका 20वां पद ज्ञात करना है। तो S14 पता है आपको, प्रथम 14 पदों का यानी सम ऑफ टर्म्स पता है, यानी 14 टर्म पता है, n इक्वल टू 14 और इक्वल टू 10 पता है। अगर आपको कभी भी टर्म्स फाइंड करनी है तो उसके लिए आपको डी भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, इसमें से डी फाइंड करोगे। तो डी किस तरह फाइंड करोगे, आप क्या करोगे, इसमें वैल्यूज रखोगे। तो ये 1050 रखा और इसमें क्या करा आपने, डी फाइंड करा, जो क्या आ गया 10 आ गया। अब जैसे ही डी आ गया तो आप क्या कर सकते हो, आप n20 फाइंड कर सकते हो। कैसे, a20 इक्वल टू a प्लस 20 - 1 इंटू डी, डी कितना है 10 है, और ए की वैल्यू आप रख के क्या कर सकते हो
20th फाइंड कर सकते हो, अभी 20वां पद प्राप्त कर सकते हो। अब एपी की एक इक्वेशन है कि कितने पद के लिए जाएं ताकि उसका योग 78 हो, मतलब आप कितनी टर्म्स के लिए जाएं कि उसका सम क्या होना चाहिए, 78 होना चाहिए। तो एसएन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 78 हो जाएगी। तो आप 78, आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है, मतलब आप कितनी नंबर्स प्लस करोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, 78 मिलना चाहिए। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगी, यहाँ पे एन की वैल्यू मिलेगी, जो कि क्या हो जाएगी, दो वैल्यू होगी, 4 होगा या 13 होगा। एन के ये दोनों मान संभव है और स्वीकार किए जा सकते हैं, अतः पदों को की वांछित संख्या या तो 4 है या फिर 13 है। कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 4 हो सकती है या फिर 13 हो सकती है। तो इस तरह क्या मिल सकती है, हमें किसी भी क्वेश्चन के दो आंसर भी मिल सकते हैं। इस स्थिति में प्रथम 4 पदों का योग प्रथम 13 पदों का योग क्या होगा, 78 है। ये दोनों उत्तर संभव है क्योंकि 5वें पद से 13वें पदों तक का योग शून्य हो जाएगा। यह इसीलिए है क्योंकि यहाँ ए धनात्मक है और डी क्या है, ऋणात्मक है, मतलब डी की वैल्यू जो है वो ऋणात्मक होगी। तो जब भी आप फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको डाउट करने की जरूरत नहीं है, मतलब कॉमन सेंस अगर लॉजिक लगाना चाहो कि अरे यार इतनी टर्म में कैसे आएगा, वो ऑफ कोर्स मैथमेटिक्स के कुछ रूल्स के कारण वो आएगा। जैसे कि यहाँ पे डी क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा और ए क्या है, धनात्मक होगा। मान लो जो आपको सम फाइंड करना है, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए, प्रथम 1000 धन पूर्णांक, मतलब प्रथम 1000 वैल्यू का फाइंड करना है। तो आपको एस एन जो पता है वो आपको पता है 1000 एस एन, ये क्या है, एस एन है। आपको फर्स्ट वैल्यू पता है ये है, अगर मैं फॉर्मूले में रखना चाहूँ है ना, जो क्या है, सॉरी आपको क्या फाइंड करना है, प्रथम 100 धन पूर्णांक फाइंड करना है, मतलब ठीक है। अगर 1000 वैल्यू का ऐड करो तो नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता है 1000 है। आपको लास्ट टर्म ऑफ कोर्स उसका सम नहीं पता है, तो सम आपको नहीं पता है। और आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता है, आपको ए पता है जो हो जाएगा 1। आप क्या रख दोगे, इसमें वैल्यू रख दोगे और आपको पता लग जाएगा कि 1000वीं टर्म्स क्या होगी, ये होगी है ना, 5,05,000। तो इस तरह क्या कर सकते हो, आप किसी भी वैल्यू या किसी भी इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो। प्रथम n धन पूर्णांक, मतलब प्रथम n संख्या क्या आप क्या करोगे, सम कैसे फाइंड करोगे, तो सम ऑफ n टर्म्स ऐसे भी फाइंड किया जा सकता है, n+1/2। मान लो आपको सम ऑफ 30 टर्म्स फाइंड करना, तो 30 + 1/2, तो 30 + 1 कितना हो जाएगा, 31 × 30/2। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको सम ऑफ 30 टर्म्स मिल जाएगा। तो क्वेश्चन के फॉर्मूले बहुत सारे हैं पर उनको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इजी है। बस आपको क्या होना चाहिए, थोड़ा कॉमन सेंस लगा के क्वेश्चंस की जो वैल्यू है, मतलब ए बी और डी और सम ऑफ टर्म्स की वैल्यू या एन टर्म्स की वैल्यू याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए। संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवा पद an = 3n + 2n से दिया जाता है। ठीक है, मतलब उसका जो एन टर्म है वो है, तो a1 रखूंगा तो 5 आएगा, a2 रखूंगा तो ये, मतलब सीरीज क्या बन रही है, 5 7 9। उसका क्या करना है, अपन को 24वां पद फाइंड करना है, संख्याओं की सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी आपको सम ऑफ 24 टर्म ज्ञात करना है। ठीक है, तो मुझे पता है कि वो होता है n/2 a² प्लस n-1d, है ना, यही होता है। तो इस तरह क्या कर सकते हैं हम, इस फॉर्मूले से उस वैल्यू को निकाल सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या हमारे पास वैल्यू है। सॉरी, मतलब वो फॉर्मूला थोड़ा गलत हो गया, 2 × a आएगा, सॉरी 2 × a करके जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। यानी आप जब फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा या उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। जैसे कि एक और क्वेश्चन है, टीवी सेट का निर्माता तीसरे वर्ष 600 टीवी तथा 7वें वर्ष 700 टीवी के सेट का उत्पादन करता है, मतलब ये नंबर ऑफ टीवीज है। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप में निश्चित संख्या वृद्धि होती है, मतलब जो उनका कॉमन डिफरेंस है, मतलब समान हर साल क्या करता है, डेफिनेट अमाउंट ऑफ टीवी प्रोड्यूस करता है, मतलब उत्पादन करता है। प्रथम वर्ष में उत्पादन निकालना है हमें, प्रथम 7 वर्ष के कुल उत्पादन और प्रथम 10 वर्ष के उत्पादन निकालना है। तो अगर पहले, जैसे कि मुझे A3 पता है और मुझे A7 पता है, A3 और A7 पता है मुझे, तो A + 2D = 600, है ना, और A + 6D =
700 आ जाएगा। तो इससे क्या कर लूंगा मैं, ए और डी की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। जैसे मुझे ए और डी की वैल्यू मिल जाएगी तो मुझे बाकी दो वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह क्या कर सकते हैं हम, इस क्वेश्चन को और इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही बाकी के क्वेश्चन आएंगे जिसमें आप अर्थमेटिक टर्म को किस तरह सॉल्व कर सकते हो वो आपको समझ में आने लगेगा और देखने को मिल जाएगा। अब हम सारांश में हमने क्या क्या सीखा, ये चैप्टर जहाँ पे खत्म हो रहा है, इसके जो क्वेश्चन है ऑफकोर्स हम किसी वीडियो में करेंगे, पर यहाँ पे आपने सीखा क्या क्या। आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में सीखा कि बढ़ती हुई जो टर्म्स है वो एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ वैल्यू को जोड़ के ही मिलेगी। ठीक है, जो कि इक्वेशन क्या होती है, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी। मतलब डी की जो वैल्यू है बढ़ते क्रम में बढ़ती जाएगी, मतलब डेफिनेट अमाउंट ऑफ वैल्यू डी है ना। मतलब आप जब कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो क्या आएगा, हमेशा सेम ही आएगा। सेकेंड, संख्याओं की एक दी हुई सूची एपी होती है यदि अंतर a2 माइनस ए वन, a3 माइनस ए वन एक ही समान हो, मतलब वैल्यूज क्या हो, सेम हो, है ना, जिसको हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको अगर किसी भी वैल्यू को एन टर्म फाइंड करनी है तो आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं, इससे आप बाकी टर्म्स भी फाइंड कर सकते हैं और एन, डी और ए की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, जो हमने क्वेश्चनों से देखा और समझा। उसके अलावा हमने सम ऑफ टर्म्स की वैल्यू देखी कि हम सम ऑफ टर्म्स कैसे निकाल सकते हैं, किसी भी वैल्यू के, किसी भी हजार से लेकर करोड़ वैल्यू के सम हम निकाल सकते हैं। बस वो क्या होना चाहिए, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज में होना चाहिए। हमने देखा अर्थमेटिक सीरीज प्रोग्रेशन हम तब भी निकाल सकते हैं जब हमें डी का पता नहीं हो। अगर हमें फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म पता हो तो हम डी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, सॉरी, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स पता हो तो हम डी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो ये सब क्या सीखा हमने, ये सब चीजें हमने सीख ली है। अब एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, मान लो यदि एबीसी तीन टर्म्स है, एबीसी क्या है, तीन एपी प्रोग्रेशन है, तो बी इक्वल टू ए प्लस सी बाय टू, बी ए तथा सी का समांतर माध्य यानी मीडिएटर कहलाता है, यानी अर्थमेटिक मीन कहलाता है। किसका, अर्थमेटिक मीन किसका कहलाता है, इन तीनों वैल्यू भी, इन दोनों वैल्यू के बीच की जो वैल्यू होती है बी, वो उसका क्या कहलाता है, अर्थमेटिक मीन कहलाता है। ये जब आप आगे जाओगे एवरेज मीन, ये सब में आपको आवश्यकता इसकी पड़ेगी। तो आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है, जिसमें हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, उसको किस तरह हम क्वेश्चंस के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं और क्या चीजें होती हैं हमने देखा। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू।